ये कहानी है 31 साल की डॉक्टर मौमिता देवनाथ की। मौमिता पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित मशहूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। मौमिता के सपने बहुत बड़े थे और वही उनके पिता ने काफी मेहनत और संघर्ष करके अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया था। वो उसे एक बेहतरीन डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे और मौमिता भी अपने इस पेशे को लेकर बेहद जुनूनी थी। मौमिता उन डॉक्टर्स में से एक थी जो मरीजों की जान बचाने के लिए 24 से 36 घंटे तक लगातार काम करती थी। अपना खाना, अपनी नींद, अपनी थकावट सब कुछ भूलकर वो बस अपने वार्ड्स और अपने मरीजों में बिजी रहती थी। 8 अगस्त 2024 मौमिता का शेड्यूल हमेशा की तरह बेहद बिजी था। वो एक के बाद एक मरीजों को अटेंड कर रही थी। उस दिन मौमिता अपनी 36 घंटे की एक बेहद थका देने वाली ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। बिना ठीक से सोए, बिना ठीक से आराम किए लगातार मौमिता अपना काम कर रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। मौमिता ने अपने दिन भर के काम और मरीजों की भागदौड़ के बीच से थोड़ा सा वक्त निकाला और अपनी माँ को फोन किया। ये मौमिता का रोज का रूटीन था। चाहे वो कितनी भी थकी हो, चाहे काम का कितना भी दबाव हो, रात को अपनी माँ को फोन करके ये जरूर बताती थी कि उसने क्या खाया और उसका दिन कैसा रहा। फोन पर मौमिता ने अपनी माँ से कहा कि वो बस अपने मरीजों का एक आखिरी राउंड लेने जा रही है और उसके बाद वो अपने बाकी साथियों के साथ रात का खाना खाएंगी। माँ ने अपनी बेटी को अपना ख्याल रखने को कहा और फोन रख दिया। रात के करीब 2 बज चुके थे। मरीजों का अपना आखिरी राउंड खत्म करने के बाद मौमिता आखिरकार खाना खाने के लिए बैठी। उसके साथ उसके 4 और साथी भी मौजूद थे, जिनमें 2 जूनियर डॉक्टर ट्रेनी, एक नर्सिंग स्टाफ और एक इंटर्न शामिल थे। सभी एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मौमिता की आंखों में थकान साफ देखी जा सकती थी। मौमिता ने सोचा था थोड़ी देर के लिए वो आराम करेगी ताकि उसके बाद वो अपने मरीजों की ट्रीटमेंट कर सके। रात के करीब 3 बज चुके थे। मौमिता के बाकी साथी अपने अपने वार्ड्स और अपनी अपनी ड्यूटी की तरफ लौट गए। मौमिता अकेली रह गई। इतने बड़े अस्पताल में महिला डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए कोई सुरक्षित, साफ और अलग ऑन कॉल रेस्टिंग रूम नहीं था। कोई डेडिकेटेड रूम ना होने की वजह से मौमिता ने आराम करने के लिए उसी चेस्ट डिपार्टमेंट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मौजूद एक सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। हॉल के अंदर जमीन पर एक नीले रंग का गद्दा पड़ा हुआ था। 36 घंटे की ड्यूटी से चूक मौमिता बिना कुछ सोचे समझे उसी नीले गद्दे पर लेट गई। उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई और वो एक गहरी नींद में चली गई। वो पूरी तरह से निश्चिंत थी क्योंकि वो अपने अस्पताल में थी, अपने लोगों के बीच थी। लेकिन जो अगला पल था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9 अगस्त 2024 इस दिन की सुबह आरजी कर अस्पताल में मॉर्निंग शिफ्ट के डॉक्टर्स आने लगे थे। सब कुछ नॉर्मल रूटीन की तरह चल रही थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। एक जूनियर डॉक्टर मौमिता को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल की तरफ गया, लेकिन ये सोचकर दरवाजे से ही वापस लौट आया कि शायद मौमिता अपनी 36 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद अभी भी सो रही होगी। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब सुबह के 9:30 बजे के करीब एक और ट्रेनी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सेमिनार हॉल के फर्श पर पड़े उस नीले रंग के गद्दे पर मौमिता की बेजान लाश पड़ी थी। उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। मौमिता का चश्मा टूटा हुआ उसके चेहरे के पास भी बिखरा पड़ा था और उस चश्मे के कांच के टुकड़े उसकी आंखों में बुरी तरह धंस गए थे, जैसे अब भी खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरे, पेट और पैरों पर गहरे खरोंच के निशान थे। उसके पैर करीब 90 डिग्री के एक खौफनाक एंगल पर मुड़े हुए थे। इसे देखकर वहां मौजूद मजबूत दिल वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांप उठी। लेकिन इस केस की सबसे खौफनाक बात वो नहीं थी जो उस सेमिनार हॉल के अंदर हुई थी। सबसे खौफनाक बात वो थी जो अब अस्पताल प्रशासन करने जा रहा था। सुबह के 11 बज चुके थे। मौमिता की लाश मिले हुए 1.5 घंटा बीत चुका था। मौमिता के घर की फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ आरजी कर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे। उन्होंने मौमिता के माता पिता से सिर्फ इतना कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। एक माता पिता के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उन्होंने घबराहट में वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ठीक 15 मिनट बाद सुबह 11:15 पर उनके पास फिर से एक कॉल आता है और इस बार अस्पताल प्रशासन ने जो कहा उसने उस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। फोन पर कहा गया कि आपकी बेटी ने सेमिनार हॉल में खुदकुशी कर ली है। जरा सोचिए, जिस लाश को देखकर कोई भी आम इंसान पहली नजर में बता सकता था कि उसके साथ कितनी खौफनाक दरिंदगी हुई है, उसे अस्पताल का प्रशासन और वहां के लोग सुसाइड साबित करने में लगे थे। जब मौमिता के माता पिता बदहवास हालत में रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ बेहद ही खराब सलूक हुआ। उन्हें अपनी ही बच्ची की लाश देखने के लिए उस सेमिनार हॉल के बाहर पूरे 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मौमिता का डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर ही जारी कर दिया था, लेकिन
शीशा फूटने लगा और अस्पताल में हंगामा बढ़ने लगा। तब पुलिस दबाव में आई और इन्वेस्टिगेशन तेज की गई। सबसे पहले पुलिस ने उस लंबे कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सेमिनार हॉल का दरवाजा उन दोनों कैमरों के विजन से बाहर एक ब्लाइंड स्पॉट में था। फिर भी पुलिस ने फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। फुटेज में दिखा कि सुबह के करीब 4 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा है। उसके गले में एक ब्लूटूथ नेकबैंड साफ लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके ठीक 47 मिनट बाद, यानी करीब 4:47 पर वो शख्स उसी कॉरिडोर से वापस लौटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पुलिस की तेज नजरों ने एक चीज पकड़ ली। जब वो शख्स वापस लौट रहा था तब उसके गले में वो ब्लूटूथ नेकबैंड नहीं था। पुलिस की एक टीम ने तुरंत क्राइम सीन की दोबारा तलाशी ली और मौमिता की लाश के पास से वो टूटा हुआ ब्लूटूथ नेकबैंड बरामद कर लिया। पुलिस ने तुरंत ही सभी के फोन जब्त कर लिए और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने उस नेकबैंड को अलग अलग फोन से कनेक्ट करके चेक किया तो वो नेकबैंड एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हुआ। पुलिस ने बिना देरी किए अगले ही दिन 10 अगस्त को उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स का नाम था संजय रॉय। जब संजय रॉय की कुंडली खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। संजय रॉय ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई वार्ड बॉय और ना ही कोई मरीज। वो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर था, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ पुलिस की छोटी मोटी मदद के लिए रखा गया था। लेकिन वो आस पड़ोस और लोगों को कहता था कि वो पुलिस वाला है, बल्कि वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर पूरे रुतबे से घूमता था। उसका अस्पताल के हर वार्ड में बेरोक-टोक आना जाना लगा रहता था। कोई भी उससे कभी कोई सवाल नहीं करता था, बल्कि वो पैसे लेकर लोगों को अस्पताल में बेड्स दिलवाता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि संजय रॉय का बैकग्राउंड बेहद दागी था। उसकी 4 शादियां हो चुकी थीं, जिनमें से 3 पत्नियां उसकी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़ चुकी थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो पोर्न फिल्मों का आदी था और एक बेहद हिंसक किस्म का इंसान था, बल्कि वो अपने एरिया में काफी बदनाम था। 8 अगस्त की रात वो शराब के नशे में धुत होकर पहले तो अपने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। वहां से लौटकर वो रात के 3:30 बजे अस्पताल के अंदर घुसा और 4 बजे उस सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ जहां मौमिता गहरी नींद में सो गई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में संजय ने बहुत ही आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से ये तक कह दिया कि हाँ, मैंने ये सब किया है, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिल को पकड़ने पर अपनी पीठ पर थपा दिया और केस को लगभग सुलझा हुआ मान लिया। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश का मेडिकल स्टाफ और आरजी कर के डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए। किसी को भी कोलकाता पुलिस की इस सिंगल किलर थ्योरी पर यकीन नहीं हो रहा था। संदेह की सबसे बड़ी वजह थी मौमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक मौमिता की कॉलर बोन टूट गई थी और उनका गला इतनी जोर से दबाया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। सवाल यह था कि क्या शराब के नशे में धुत एक अकेला आदमी एक 31 साल की मजबूत महिला डॉक्टर को इस तरह से काबू कर सकता है कि उसकी एक चीख तक उस सन्नाटे वाले कॉरिडोर में किसी को सुनाई न दे। उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल गई। ये दावा किया जाने लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौमिता के शरीर में 150 ग्राम सीमेंट मिला है, जो मेडिकली एक इंसान का हो ही नहीं सकता। लोगों ने इसे गैंगरेप का पक्का सबूत मान लिया। लेकिन एक सच्ची इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में फैक्ट्स का होना सबसे जरूरी है। जब इस दावे की पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल WP 151 ग्राम लिखा था। मेडिकल टर्म्स में ये किसी सीमेंट का वॉल्यूम नहीं बल्कि उस इंटरनल ऑर्गन का वजन था जिसे फोरेंसिक जांच और DNA टेस्टिंग के लिए रिजर्व किया गया था। भले ही वो 150 ग्राम सीमेंट की खबर एक अफवाह थी, लेकिन जो कड़वा सच बाहर आ रहा था वो उस अफवाह से भी ज्यादा डरावना था। संजय रॉय का बेखौफ होकर जुर्म कबूल करना, क्राइम सीन का खुला छोड़ दिया जाना, अस्पताल प्रशासन का माता पिता से सुसाइड का झूठ बोलना और पुलिस का इतनी जल्दी केस क्लोज करने की कोशिश करना, ये सब ये बता रहा था कि संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहरा है। लोगों का कहना था कि एक बलि का बकरा जिसे असली और ताकतवर मुजरिमों को बचाने के लिए आगे कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि अचानक सेमिनार रूम के पास एक रूम में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जबकि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका। इस कंस्ट्रक्शन के काम से सेमिनार रूम में पड़े एविडेंस मिट सकते थे। सोशल मीडिया पर अस्पताल के अंदर कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखकर सब भड़क गए थे। जूनियर डॉक्टर्स और आम जनता का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। न्यूज चैनल पर दिन रात इसी केस को लेकर डिबेट हो रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात सेमिनार हॉल में संजय रॉय के अलावा और कौन था। 14 अगस्त 2024 पूरे देश में आजादी के जश्न की तैयारियां चल रही थी। आरजी कर अस्पताल के बाहर हजारों की तादाद में आम जनता और जूनियर डॉक्टर्स रिक्लेम द नाइट के बैनर तले शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी साथी डॉक्टर मौमिता के लिए
समझी साजिश के तहत भेजे गए अपराधी थे। देखते ही देखते उस भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और अस्पताल के अंदर घुस गए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की, दवाइयां फेंक दी और सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। उनका सीधा निशाना वो सेमिनार हॉल और चेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी जहां मौमिता का कत्ल हुआ था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, सेमिनार हॉल और उसके आसपास मौजूद क्राइम सीन को पूरी तरह से तबाह कर देना, ताकि मौमिता के कत्ल का कोई भी सबूत उस सिंडिकेट के असली आकाओं तक न पहुंच सके। पुलिस भी उस भीड़ को देखकर वहां से भाग गई, लेकिन ये गुंडागर्दी और पुलिस की ये मिलीभगत उनके ही गले की हड्डी बन गई। कोलकाता पुलिस की इस खौफनाक लापरवाही और सबूतों को मिटाने की इस खुली साजिश को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बेहद सख्त कदम उठाया। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की पुलिस की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस पूरे केस की फाइल कोलकाता पुलिस के हाथों से छीनकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपी। और जैसे ही सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की फाइल पढ़ी तो पता चला कि यह सिर्फ एक रेप और मर्डर का मामला नहीं था। ये करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और इंसानी जिस्मों के खौफनाक कारोबार का मामला था, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि उसी अस्पताल का प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष था। संदीप घोष कोई मामूली डॉक्टर नहीं था, वो इस अस्पताल का माफिया किंग था। जांच में पता चला कि साल 2021 में जब से संदीप घोष ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल की कुर्सी संभाली थी, तब से उसने पूरे अस्पताल को अपनी एक प्राइवेट जागीर बना लिया था। अस्पताल के अंदर उसका अपना खौफ का राज चलता था। जो भी डॉक्टर, छात्र या कर्मचारी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे या तो फेल कर दिया जाता या फिर डरा धमकाकर हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता था। सीबीआई और ईडी की जांच ने संदीप घोष के इस भ्रष्ट सिंडिकेट की एक एक परत उधेड़ कर रख दी। सरकारी नियम कहता है कि 1 लाख रुपए से ऊपर के किसी भी काम का टेंडर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी की निगरानी में पास होना चाहिए। लेकिन इस माफिया प्रिंसिपल ने क्या किया? उसने हर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जानबूझकर 1 लाख रुपए से कुछ रुपए कम रखी, ताकि सरकार और पीडब्ल्यूडी का कोई दखल ही न रहे। और ये सारे टेंडर किसे दिए गए? उसके अपने खास गुंडों को, जिनमें विप्लव सिन्हा और हाजरा मेडिकल के मालिक सुमन हाजरा जैसे लोग शामिल थे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के अंदर कैफे चलाने का एक बेहद मोटा कॉन्ट्रैक्ट संदीप घोष ने अपने ही पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी को दे दिया। सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने एक ऐसा पर्दाफाश किया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष का सिंडिकेट अस्पताल से निकलने वाले खतरनाक और जानलेवा बायोमेडिकल वेस्ट को गैर कानूनी तरीके से रिसाइकल करके ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। इस्तेमाल की गई सिरिंज और खून से सने ग्लव्स को दोबारा खुले बाजार में बेचा जा रहा था, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में डाली जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज अस्पताल के मुर्दाघर में छिपा था। सीबीआई की चार्जशीट में एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि साल 2021 के बाद से हर साल लगभग 60 लावारिस लाशें आरजी कर अस्पताल के रिकॉर्ड से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। ये वो लाशें थीं जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया जाता था। आखिर ये लाशें कहां जा रही थीं? आरोप है कि इन लावारिस लाशों के कीमती अंग निकालकर एक बहुत बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी अंगों की तस्करी के रैकेट को बेचे जा रहे थे। एक तरफ करोड़ों का ये खौफनाक सिंडिकेट जो इंसानी अंगों का व्यापार कर रहा था, और दूसरी तरफ एक बेहद ईमानदार और जुनूनी डॉक्टर मौमिता, जो मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात उसी अस्पताल के वार्ड्स में मौजूद रहती। 36 घंटे की ड्यूटी करने वाली मौमिता की नजरों से इस अस्पताल का कौन सा राज छुप सकता था? क्या मौमिता को इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट के काले खेल की भनक लग गई थी? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो संदीप घोष और उसके सिंडिकेट के लिए खतरा बन गया था? क्या मौमिता ने इस काले सच का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी? यही वो सवाल था जिसने संजय रॉय की सिंगल किलर थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। ये शक गहराने लगा कि संजय रॉय उस रात सेमिनार हॉल में सिर्फ अपनी हवस मिटाने नहीं गया था, बल्कि उसे एक सुपारी किलर या एक मोहरे के तौर पर भेजा जा सकता है, ताकि उस इंसान को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए जो करोड़ों के इस काले कारोबार का सच बाहर ला सकता था। इन खुलासों के बाद जनता का गुस्सा 7वें आसमान